आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का क्लास है हमारा क्लास 10 के लिए साइंस का। तो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। अगर आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ, ये 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि हर एक टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के साथ। रेसिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ाने से करंट घट जाता है और रेसिस्टेंस घटाने से करंट बढ़ जाता है। तो एक टॉपिक हम लोग और समझ लेते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ओम्स लॉ में हम लोग देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हैं तो करंट भी घट जाता है। यानी कि वोल्टेज सोर्स को चेंज करके हम लोग करंट को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, तब करंट को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं? तो रेसिस्टेंस को बदल करके हम लोग करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेसिस्टेंस को घटा करके या बढ़ा करके करंट को चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करते हैं तब भी अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और रेसिस्टेंस घटाएंगे तो करंट ज़्यादा होगा। यानी कि रेसिस्टेंस को घटा के या बढ़ा के करंट को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, करंट में चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये कहलाता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना करंट को घटाना या बढ़ाना वेरिएबल रेसिस्टेंस के द्वारा किया जाता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस कहने का मतलब है कि रेसिस्टेंस को हम लोग बदल सकते हैं और रेसिस्टेंस को बदल करके करंट को चेंज कर सकते हैं। यही वेरिएबल रेसिस्टेंस कहलाता है। और वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको रियोस्टेट कहा जाता है। तो रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट क्या है? ए डिवाइस यूज टू चेंज रेसिस्टेंस इन ए सर्किट। किसी सर्किट में रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस को रियोस्टेट कहा जाता है। और रियोस्टेट के द्वारा हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस उत्पन्न कर सकते हैं। और वेरिएबल रेसिस्टेंस से क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना ही करंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को घटा करके या बढ़ा करके। तो ये टॉपिक है वेरिएबल रेसिस्टेंस। और रियोस्टेट क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तीनों चीज़ क्या क्या है? पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको थिकनेस भी बोल सकते हैं। और तीसरा होगा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस। तो तीनों हम लोग समझ लेते हैं। पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ।
तो जो भी लेंथ होगा कंडक्टर का, कंडक्टर यानी कि रेसिस्टर, जिसका कुछ रेसिस्टेंस हो उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं, और हर एक कंडक्टर का अपना रेसिस्टेंस होता है। तो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। मान लीजिए एक छोटा वायर है और एक बड़ा वायर है, तो लेंथ इसका ज़्यादा है, दोनों सेम मटेरियल का है और दोनों सेम थिकनेस का है, लेकिन इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो। लेंथ जिसका ज़्यादा रहेगा रेसिस्टेंस भी उसका ज़्यादा रहेगा, लेंथ कम रहेगा रेसिस्टेंस भी कम रहेगा। तो पहला हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थिकनेस भी कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब समझना है कि कंडक्टर का मोटाई, जो तार है उस तार का मोटाई, तो तार का जो मोटाई होगा, जो थिकनेस होगा, उसके साथ रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि थिकनेस। तो अगर हम लोग थिकनेस बढ़ाएंगे, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर थिकनेस कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि तार जितना ज़्यादा मोटा होगा, तार जितना ज़्यादा मोटा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि पतला तार का रेसिस्टेंस थिन वायर का रेसिस्टेंस अधिक होता है इन कंपैरिजन टू थिक वायर। थिक वायर का रेसिस्टेंस कम होगा और थिन वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि थिकनेस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोटाई बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और मोटाई घटाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये वायर है, तो यहाँ पर जो है एक सर्कल बन रहा है वायर के इस छोर में, इसी का एरिया को बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये मोटा तार होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर ये पतला होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस के साथ रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो जो कंडक्टर है वो कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, और अलग अलग मटेरियल में रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा। अब मान लीजिए कि सेम लेंथ का एक एल्युमिनियम वायर है और सेम लेंथ का दूसरा सिल्वर वायर है, तो दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि मटेरियल का नेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अगर मटेरियल बदल जाए तो भी रेसिस्टेंस बदल जाता है। तो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब इन तीनों चीज़ को अच्छा से समझ के दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला क्या था, रेसिस्टेंस is directly proportional to the length of conductor। लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। L मतलब लेंथ हो गया, R रेसिस्टेंस हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2,
इक्वेशन 1 और 2 को जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करेंगे, R प्रोपोर्शनल टू L है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A है, तो L और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A। इस तरह से हुआ। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, R इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा इंटू L/A। इस कांस्टेंट को यहाँ पर रो कहा जाता है, तो R बराबर कांस्टेंट के जगह में हो जाएगा रो, ये रो है, रो L/A। तो R इक्वल टू रो L/A जो आया, ये हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया। तो R इक्वल टू रो L/A, इससे भी हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, और पहले जो पढ़े हैं हम लोग V इक्वल टू IR, उससे भी रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो नया टर्म मिला हम लोग को रो, तो रो क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। रो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए रो निकालना है तो क्या होगा, रो बराबर R के साथ A चला जाएगा, RA बाय ये जो L है, L नीचे आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो रो बराबर RA बाय L, तो इससे हम लोग को रो भी पता चल जा रहा है। तो रो इक्वल टू क्या मिला, RA बाय L। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या है हमारे पास, रो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रो है रेसिस्टिविटी। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और आर क्या है, रेसिस्टेंस। तो रो रेसिस्टिविटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर और आर रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर एरिया किसका लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो इसमें हमेशा एरिया सर्कल का लेना है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि देखिए जो वायर होगा इस तरह से गोल होगा, यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है, सर्कुलर है, तो ये सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन में बनाना हो तो ए के लिए हम लोग क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किसको कहा जाता है, तो जो अभी हम लोग देखे थे कि रो, तो रो को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। रो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो किसी मटेरियल का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, हर एक मटेरियल में रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। जनरली मेटल या उनके अलॉय का रेसिस्टिविटी कम होता है और इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हाई होता है। तो मेटल का रेसिस्टिविटी कम होता है, यानी कि उसमें रेसिस्टेंस भी कम होता है। अब कम रेसिस्टिविटी का क्या मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है। मान लीजिए रेसिस्टिविटी कम रहेगा, रेसिस्टिविटी लो है, तो रेसिस्टिविटी कम है यानी कि रेसिस्टेंस कम है, और रेसिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो का वो विरोध जो है कम करेगा, करंट का फ्लो का कम विरोध करेगा, यानी कि उसमें करंट अच्छा से पास होगा तो वो गुड कंडक्टर होगा। तो कोई भी मटेरियल जिसमें रेसिस्टिविटी लो हो तो उसको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें रेसिस्टिविटी हाई हो उसको हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि हाई रेसिस्टिविटी होगा तो करंट इजीली पास नहीं करेगा, और तब उसको हम लोग बोलते हैं बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर वह होता है जिसमें कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करे, और बैड कंडक्टर वह होता है जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। तो जिस तरह से रेसिस्टिविटी लो और हाई में गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होता है, इसी तरह से रेसिस्टेंस में भी लो रेसिस्टेंस है तो गुड कंडक्टर होगा, हाई रेसिस्टेंस है तो
बैड कंडक्टर होगा। बैड कंडक्टर को बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं, इसको पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं या इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी हाई होता है, जबकि मेटल या उसके अलॉय में रेसिस्टिविटी लो होता है। और रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। ओम मीटर एसआई यूनिट है रेसिस्टिविटी का। अब ये ओम मीटर कहाँ से आता है? तो आप देख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी के लिए रो के लिए फॉर्मूला क्या है? RA/L फॉर्मूला है RA/L। अब इसमें देखिए R का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ के लिए क्या रहता है? मीटर। तो यहाँ से मीटर और ये पावर कट गया तो इसमें बच गया ओम मीटर। तो एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। मेटल या अलॉय का रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच इसका रेसिस्टिविटी होता है। आप लोग टेबल में देख सकते हैं। जबकि इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर होता है। तो रेसिस्टिविटी हाई होता है इंसुलेटर का, इसलिए इंसुलेटर जो है बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है क्योंकि रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। इसी तरह से हम लोग बात करें अलॉय का, तो अलॉय का रेसिस्टिविटी उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से हाई होता है। कोई अलॉय जिस मेटल से बना है तो उस मेटल से ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है अलॉय का, और इसलिए हाई टेम्परेचर पर भी अलॉय इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इजीली बर्न नहीं होते हैं। यही कारण है कि अलॉय का यूज हीटिंग डिवाइस में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर वगैरह में अलॉय का यूज किया जाता है। इसका कारण है कि हाई टेम्परेचर पर भी अलॉय इजीली बर्न नहीं होते हैं, क्योंकि इनका रेसिस्टिविटी हाई होता है इन कंपैरिजन टू देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल। टंगस्टन का यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में, और एल्युमिनियम और कॉपर का यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में वायर के रूप में यूज होता है एल्युमिनियम और कॉपर का। तो ये सब रेसिस्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अब एनसीईआरटी बुक में कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है जिसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 12.3 में जो क्वेश्चन है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो एग्जाम्पल 12.3 का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और रेसिस्टेंस है 1200 ओम। और बोला गया है हाउ मच करेंट, यानी कि करंट कितना है ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR होता है। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ I निकालना है तो I = हम लोग कर सकते हैं V/R। तो V है 220 वोल्ट और R है हमारे पास 1200 ओम। तो यहाँ से काट देंगे, ये 11 ये 60, तो 11/60 एम्पियर, या इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा आंसर। तो इसका दूसरा नंबर में भी दिया गया है कि वोल्टेज है 220 वोल्ट और इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज 100 ओम, और उस हीटर का रेसिस्टेंस है 100 ओम। तो इसमें भी करंट निकालना है कि करंट कितना होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R। अब इसमें रख दीजिए, V है 220, R है 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, पॉइंट लगा दीजिए। तो 2.2 एम्पियर, करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, तो 2.2 एम्पियर आंसर हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल 12.4 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इलेक्ट्रिक हीटर में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉस ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है जब ये करंट ले रहा है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो यहाँ बोला गया है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जब 120 वोल्ट होगा तब करंट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दिया है, करंट 4 एम्पियर दिया है और इसमें बोला गया है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को 60 वोल्ट से बढ़ा करके 120 वोल्ट कर देंगे तो करंट कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। पहला सिचुएशन में भी आर आई दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग आर निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट केस से आर निकालना है तो आर इक्वल टू क्या होगा। देखिए ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आर निकालना है तो क्या करेंगे, V बाई आई करेंगे। तो आर इक्वल टू होगा V बाई आई। V कितना है 60 वोल्ट और I कितना है 4 एम्पियर। 4 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स में तो हो जाएगा 15 ओम। R हो जाएगा हमारा 15 ओम। तो R 15 हो गया। देन अब इस केस में I निकालना है तो I निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, V बाई आर। तो I इक्वल टू V बाई आर। अब V कितना है सेकेंड केस में 120 वोल्ट है V और R कितना निकाले हैं 15 ओम। और 15 से इसको काट दीजिएगा तो 15 8 जा 120 तो 8 एम्पियर आ जाएगा आंसर। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ाएंगे। अब 60 था तो 4 एम्पियर था और 120 की है, 60 का जस्ट डबल है 120 तो 4 एम्पियर का डबल क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। ये तो आंसर मिलाने के लिए कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आप लोगों को बना करके बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 12.5। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक मेटल वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसका रेसिस्टेंस 26 ओम है। तो R है 26 ओम, लेंथ है 1 मीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm और डायमीटर जो है वायर का 0.3 mm दिया गया है। What will be the resistivity of the metal at that temperature? तो इस टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी क्या होगा। प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, और वायर कौन से मटेरियल का है ये भी हम लोग को प्रिडिक्ट करना है। तो डायमीटर 0.3 mm दिया है। अब इस डायमीटर से पहले तो रेडियस निकाल लीजिए, पहले इसको मीटर में चेंज कीजिए। मिलीमीटर में है, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बाय 1000 करेंगे और ये पॉइंट चेंज हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर, देखिए 1 2 3 4, 10 का पावर ये 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर -4। ये तो डायमीटर हो गया मीटर में निकाल लिए। अब रेडियस क्या हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर -4/2 और 2 से इसको काट सकते हैं 1.5 बार में तो ये आ जाएगा 1.5 × 10 टू द पावर -4 मीटर। ये रेडियस हो गया। अब इसमें रेसिस्टिविटी निकालना है यानी कि रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रो निकालना है। तो रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है RA/L, RA/L होता है। तो इस फॉर्मूला में रख देंगे R कितना है 26, A का मतलब क्या है πr²।
पाई आर स्क्वायर बाय एल कितना है, एल है 1, तो नीचे 1 है तो उसका तो वैल्यू नहीं है, ऊपर 26 हुआ। पाई के लिए हम लोग क्या रखेंगे 3.14 और आर स्क्वायर, आर कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4। आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार रखेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 183.69 इंटू 10 का पावर -4 कितना हो जाएगा -8, इतना हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ज़्यादा है तो पॉइंट के बाद वाला हटा के इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 184 इंटू 10⁻⁸। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया जाता है, तो जब इसको पॉइंट मान के चलिए यहाँ है, इसको जब यहाँ लगाएंगे तो इसमें पावर जो है 2 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी है और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर, तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। अब बोला गया है कि ये कौन सा मटेरियल होगा उसको प्रिडिक्ट करना है, तो ये टेबल देखकर प्रिडिक्ट करना है। टेबल आप लोग देख लीजिएगा, तो टेबल में देखिएगा कि इतना वैल्यू किसका है, तो पता चल जाएगा कि ये कौन से मेटल का है। तो टेबल में आप लोगों को मिल जाएगा मैग्नीज का रेसिस्टिविटी इतना ही होता है, तो इतना रेसिस्टिविटी आया, यानी कि मटेरियल कौन सा होगा, मटेरियल होगा मैंगनीज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। टोटल चीज़ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको रख लेना है, और A बराबर पाई आर स्क्वायर करना है, पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि वायर का एंड जो है सर्कुलर होता है, इसलिए एरिया की जगह में हम लोग क्या लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल लगेगा। एग्जाम्पल 12.6 में क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो एक वायर है जिसका लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और उसका रेसिस्टेंस है 4 ओम। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट वायर के लिए, फर्स्ट वायर के लिए लेंथ है L, एरिया है A और रेसिस्टेंस को R1 मानते हैं, रेसिस्टेंस है 4 ओम। तो एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है और रेसिस्टेंस है 4 ओम। अब इसी क्वेश्चन में कहता है व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर फॉर सेकेंड वायर, दूसरे वायर के लिए रेसिस्टेंस क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसको R2 मान लेते हैं। रेसिस्टेंस क्या होगा निकालना है, जिसका लेंथ है L/2 और जिसका एरिया है 2A। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से कि 2 वायर है, पहला वायर का लेंथ L है, एरिया A है और रेसिस्टेंस 4 ओम है। दूसरा वायर के लिए लेंथ L/2 है, एरिया 2A है और दूसरे वायर का रेसिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले वाले से जाते हैं हम लोग, फॉर फर्स्ट वायर के लिए R इक्वल टू क्या होगा, रो L/A होता है। अब इसका लेंथ तो L है, एरिया A है और रो तो फिक्स रहेगा क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो रो L/A ये ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब R जो है ये R1 है, पहला वायर के लिए रेसिस्टेंस R1 है और रेसिस्टेंस दिया कितना है 4 ओम, रेसिस्टेंस दिया गया है 4 ओम। तो 4 ओम इक्वल टू क्या होगा, रो L/A। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। देन फॉर सेकेंड
सेकेंड वायर के लिए रेसिस्टेंस यानी कि R2 इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाय ए हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं R2 इक्वल टू R बराबर होता है रो एल बाय ए। R2 इक्वल टू रो एल कितना है हमारा, L बाय 2, ए कितना है हमारे पास 2A। इस तरह से हो गया। अब R2 इक्वल टू क्या होगा, रो L बाय 2 है, ये बाय में है नीचे चला जाएगा तो L ऊपर बचा और 2 इंटू 2A। इससे क्या आ गया, रो L बाय 4A, इतना हो गया रो L बाय 4A। अब ये 4 नीचे है, ऊपर में 1 छुपा हुआ है तो 1/4 इसमें से हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू रो L बाय ए। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या है, रो L बाय ए इक्वल टू 4 ओम है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ओम रख सकते हैं। तो R2 इक्वल टू 1/4 इंटू यहाँ क्या रखेंगे 4 ओम। अब 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 ओम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को एग्जाम्पल 12.6। और जितना एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो सब भी इम्पोर्टेंट है, वो सबको भी प्रैक्टिस करना है, इसलिए सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हम करा दे रहे हैं। आप लोग इसको बार बार बनाइएगा ये सब क्वेश्चन को, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ पाइएगा। एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में कहीं से भी पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल को भी नहीं छोड़िएगा, एग्जाम्पल को छोड़िएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। अब एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 209 में कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन फैक्टर पर, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये तो क्लास के शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो उसी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विल करेंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर। तो करेंट जो है थिक वायर में इजीली पास करेगा या थिन वायर में। तो ये थिकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसमें करंट इजीली पास करेगा, थिक वायर में इजीली पास करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस, थिकनेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि थिकनेस अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली पास करेगा। इसलिए करंट इजीली पास किस में करेगा, थिक वायर में, ना कि थिन वायर में। थिक वायर में इजीली पास करेगा और थिन वायर में नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। रेसिस्टेंस कॉन्स्टेंट है while the potential difference across the two end of the component decreases to half of its former value। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाद में आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है पहले की तुलना में। व्हाट चेंज विल ओकर इन द करेंट थ्रू इट। तो करेंट में क्या चेंजिंग आएगा, जब रेसिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो करेंट में क्या चेंजिंग आएगा, करेंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तो सेम है, रेसिस्टेंस फिक्स है, बस पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो करंट भी हाफ हो जाएगा। अब मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो लेट दैट फॉर्मर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू भी मान लेते हैं, रेसिस्टेंस आर मान लेते हैं, तब करंट क्या होगा, I क्या होगा, I इक्वल टू होता है V बाई आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, ये करंट होगा। अब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स हाफ, जब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाएगा
तो I इक्वल टू क्या होगा, V/2/R हो जाएगा। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2R हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू V/R, और V/R क्या है, I है। तो पहले जो I था उसका कितना हो जाएगा, हाफ। इसको I2 कर देते हैं, इसको I1 कर देते हैं। तो पहले जो करंट था उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर करंट बिकम्स हाफ ऑफ द फॉर्मर वैल्यू। पहले जो करंट था उसका हाफ हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई आर coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? तो इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन का कोयल जो है अलॉय से बना होता है प्योर मेटल की तुलना में, क्यों? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलॉय का रेसिस्टिविटी अपने मेटल से हाई होता है, और यही कारण है कि हाई टेम्परेचर पर भी वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इजीली बर्न नहीं होता है। तो इसलिए हीटिंग डिवाइस में उसका यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा हीट में भी वो बर्न नहीं होता है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसलिए मेटल की तुलना में उसके अलॉय का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन या कोई भी हीटिंग डिवाइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर? आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन है? तो दोनों में से बेटर कंडक्टर आयरन है, क्योंकि आयरन का रेसिस्टिविटी मरकरी की तुलना में कम है। विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर? तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा मटेरियल है? बेस्ट कंडक्टर होगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का रेसिस्टिविटी काफ़ी कम होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, इसमें रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे नए व्यूअर हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो अब आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।